हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस पर। आज की इस वीडियो में हम यहां पर एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर के आए हैं जो कि हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट होता ही होता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी की हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है, जो कि एक बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं हमारे टॉपिक विटामिन की तरफ। यानी आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है विटामिन। आइए देखते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे हमें कई सारी पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और साथ ही साथ हमारे शरीर की जो रीजनरेशन होती है, उन सभी चीज़ों में जो पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, उन सभी की पूर्ति हम भोजन के द्वारा ही करते हैं या विभिन्न माध्यम जैसे सूर्य का प्रकाश आदि से हमारे शरीर के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है। आइए यहाँ पर आज की इस टॉपिक में हम यहाँ देखेंगे विटामिन के बारे में, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी की हेल्थ को लेकर, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, उसी के साथ प्रोटीन्स की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ हमें विटामिन्स भी मिलते हैं। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के द्वारा स्वयं ही संश्लेषित कर लिए जाते हैं, जैसे कि विटामिन के और विटामिन डी। ये 2 ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के द्वारा स्वयं ही संश्लेषित कर लिए जाते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा अन्य विटामिन्स जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं, उन सभी को हम भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। आइए चलते हैं, सबसे पहले विटामिन्स के बारे में जानेंगे। तो विटामिन जो होता है वे आप सभी को, जैसा कि मैंने बताया कि विटामिन भोजन के पदार्थ या भोजन के घटक हैं जो सभी सजीव प्राणियों को अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। यानी विटामिन्स ज़्यादा मात्रा में नहीं बल्कि एक थोड़ा मात्रा में ही हमें आवश्यकता होती है विटामिन्स की। यदि हम अगर ज़्यादा मात्रा में भी लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए वे हानिकारक हो सकते हैं। ये हमारे शरीर को समुचित रूप से कार्य करने में भी मदद करते हैं। यानी जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे शरीर की क्रियान्वयन क्षमता को भी स जो है नियंत्रित करते हैं। ठीक है? आप सभी को बता देते हैं कि जो विटामिन्स होती हैं इनकी खोज फंक वैज्ञानिक थे, फंक नाम के, उनके द्वारा किया गया था। यानी जो हमारे शरीर में विटामिन्स होते हैं उनकी खोज 1912 में फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। और ये विटामिन्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के विटामिन्स होते हैं। यानी हमारे शरीर में 2 प्रकार के विटामिन्स उपस्थित होते हैं जो कि हमारे शरीर को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो नंबर 1 वो आपका हो जाएगा फैट सॉल्युबल, यानी वसा में घुलनशील। तो ऐसे विटामिन्स जो वसा में घुलनशील होते हैं, जो फैट सॉल्युबल होते हैं, वो 4 होते हैं। ए, डी, ई और के। यानी ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं या वसा में घुलनशील होते हैं। इसलिए हम इन विटामिन्स को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेते हैं। यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई जो है हमारे शरीर में, वो अत्यधिक मात्रा में इसको हमें नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज़ ये हमारी शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। इसी के साथ अगले आते हैं वाटर सॉल्युबल या पानी में घुलनशील। तो ऐसे 2 विटामिन्स हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। वो इनका अगर हम उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा भी कर लेते हैं तब भी ये हमारे शरीर में कोई भी हानि नहीं पहुँचाते, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में पानी के साथ घुल कर के जो अनुपयुक्त पदार्थ होते हैं वो सभी बाहर निकल जाते हैं पानी के साथ मिलकर मल-मूत्र के द्वारा। इसलिए अगर हम इन्हें ज़्यादा मात्रा में भी इनका सेवन कर लेते हैं, इनको ग्रहण कर लेते हैं, तो भी हमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो ऐसे कौन से विटामिन्स हो जाएँगे जो वाटर सॉल्युबल होते हैं? तो ऐसे 2 विटामिन्स हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। आप सभी लोग जानते होंगे कि विटामिन सी जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो ये सभी विटामिन्स हमारे शरीर के लिए एक हद तक
काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी कमी से हमें कई सारे रोग हो जाते हैं और हमारे शरीर की जो कार्बनिक क्षमता होती है या क्रियान्वयन क्षमता होती है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। आइए अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और एक-एक करके सभी विटामिन्स के बारे में जानेंगे कि उनका स्रोत क्या है, उनसे होने वाली बीमारियाँ क्या हैं और उनके द्वारा किन लक्षणों को प्रभावित किया जाता है हमारे शरीर में या कौन-सी हमारे शरीर के क्रियान्वयन में मदद करते हैं, किस प्रकार से। तो अब हम यहाँ पर एक-एक करके सभी के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं विटामिन ए से। तो इसका विटामिन ए जो होता है हमारे शरीर में, उसका वैज्ञानिक नाम या फिर इसका अगर हम साइंटिफिक नेम पूछते हैं, तो इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल हो जाएगा। और विटामिन ए जो होता है, वो गाजर, पपीता, अंडे की जर्दी यानी एग यॉल्क, कैरेट, पपाया आदि ऐसे जो होते हैं फल, फ्रूट या सब्जियां, उन सभी में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ ये जो विटामिन ए होता है, वह संक्रमण विरोधी विटामिन होता है, यानी इन्फेक्शन को होने से यह रोकता है। और इसी के साथ-साथ विटामिन ए जो होता है वो दृश्य वर्णक यानी एक विजुअल पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, इसके सिक्रेशन यानी उसके संश्लेषण में भी मदद करता है, जो कि हमारी आंखों के अंदर पाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में होने वाली जो मुख्य बीमारी होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। इसको हम हिंदी में रतौंधी के नाम से भी जानते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा, जब रतौंधी की शिकायत हो जाती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि गाजर या पपीता आदि का सेवन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यानी गाजर, पपीता आदि अधिक से अधिक सेवन कीजिए या ग्रहण कीजिए। उसमें क्योंकि विटामिन ए की मात्रा पर्याप्त होती है, इसीलिए इसकी सलाह आपको डॉक्टर्स देते हैं। ठीक है? इसी के साथ-साथ एक और रोग होता है जो विटामिन ए की कमी से होता है हमारे शरीर में, तो उसका नाम हो जाएगा जीरोफ्थैल्मिया। यह रोग जो होता है, यह भी विटामिन ए की कमी से ही हमारे शरीर में होता है। अब आइए आगे चलते हैं, अगले विटामिन के बारे में हम देखेंगे, तो अगला हो जाएगा आपका विटामिन डी। तो विटामिन डी जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि विटामिन डी जो होता है वो हमें भोजन के साथ इसको ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसका सेक्रेशन या इसका संश्लेषण विटामिन डी का वह हमारे शरीर के द्वारा ही कर लिया जाता है। अगर हम इसको अलग से ग्रहण नहीं भी करते हैं तब भी इतना ज़्यादा कोई आवश्यक नहीं होता है। लेकिन विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा या फिर साइंटिफिक नेम आप कह लें, तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और इसके स्रोत अगर आपसे पूछे जाते हैं या सोर्स इसके कौन से हो जाएंगे विटामिन डी के, तो सबसे बढ़िया इसका स्रोत होता है सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश जो होता है, वो सबसे ज्यादा अच्छा इसका स्रोत होता है। इसी के साथ साथ कॉड लीवर, यह भी इसका एक बेहतरीन स्रोत होता है। विटामिन डी जो होता है वो हमारे शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एर्गोस्टेरॉल्स। इन कोशिकाओं के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो ये कोशिकाएं होती हैं वो विटामिन डी का निर्माण करती हैं। अब आते हैं कि विटामिन डी का उपयोग क्या होता है। तो विटामिन डी अगर आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है तो हमारे शरीर की जो हड्डियां होती हैं वह काफी ज्यादा बेहतर मजबूत रहेंगी, और इसी के साथ साथ ये दांतों के लिए भी काफी ज्यादा आवश्यक होता है। यानी हमारे दांत भी विटामिन डी की उपस्थिति में, अगर हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में है विटामिन डी उपस्थित होता है, तो दांत भी खराब होने से बच जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर देखते हैं कि विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां कौन सी होती हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रिकेट्स रोग यानी इसको हम लोग हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं, ये जो रोग होता है यह विटामिन डी की कमी से ही होता है। और सूखा रोग यानी रिकेट्स जो है यह ज्यादातर आपको बच्चों में देखने को मिलता है। इसी के साथ-साथ एक और बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से होती है, तो उसको हम ओस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं।
ठीक इस रोग में क्या होता है कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और हमारी हड्डियों में छोटे-छोटे छिद्र यानी छेद जैसे हो जाते हैं जो कि विटामिन डी की कमी से होता है और हमारी हड्डियाँ जो होती हैं वो भंगुर हो जाती हैं, ठीक है? तो हमारे शरीर में जो विटामिन डी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। इसकी कमी से हमें 2 रोग यानी सूखा रोग और ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाते हैं। इनके स्रोत हमने आप सभी को बता दिए और इसका संश्लेषण हमारे शरीर के द्वारा कर लिया जाता है। ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे अगले देखते हैं, अगला हो जाएगा हमारा विटामिन सी। इसके बारे में भी अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका, वो हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसी नाम से इसको हम जानते हैं। एक विटामिन सी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए क्योंकि ये हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है यानी जो प्रतिरक्षण क्षमता होती है रोगों से बचाव के लिए, उसमें उसको बढ़ाता है, ठीक है? यानी जो विटामिन सी होता है जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, वह हमारे शरीर की जो रोग से लड़ने की क्षमता होता है यानी प्रतिरक्षण क्षमता या फिर उसको हम इम्यूनिटी पावर कह लें, तो उसको बढ़ाता है और इसी के साथ-साथ आरबीसी कोशिकाएँ यानी जो हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएँ या रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनके भी निर्माण में यानी उनके फॉर्मेशन में भी यह विटामिन सी हेल्प करता है। ठीक है? इसी के साथ-साथ अगला पॉइंट हो जाएगा कि ये जो हमारे मसूड़े, दाँत और स्वस्थ त्वचा यानी मसूड़ों और दाँतों के लिए भी विटामिन सी की आवश्यकता बहुत होती है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे मसूड़े और हमारे दाँत जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं। ठीक है? इसी के साथ-साथ यहाँ पर देख लेते हैं कि विटामिन सी के स्रोत क्या हो जाएँगे, तो विटामिन सी के जो सिट्रस फ्रूट यानी जितने भी खट्टे फल होते हैं, वो सभी विटामिन सी के बेहतरीन स्रोत होते हैं, यानी सभी खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, उनमें भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी हम विटामिन सी के लिए खट्टे फल और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अगर करें, तो हम विटामिन सी को अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते हैं। आइए इसी के साथ देखते हैं कि विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में कौन से रोग हो जाते हैं। तो 2 मुख्य रोग हैं जो विटामिन सी की कमी से हो जाते हैं। एक होता है स्कर्वी रोग यानी स्कर्वी डिजीज़ जो कि दाँतों में हो जाती है, यानी इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है और दाँत कमज़ोर हो जाते हैं। और इसी के साथ-साथ एक और रोग होता है जो कि विटामिन सी की कमी से ही होता है, वो होता है जिंजिवाइटिस। ठीक है? तो ये था विटामिन सी के बारे में। आइए अब अगले के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, अगला हो जाएगा आपका विटामिन ई। तो इसके बारे में यहाँ पर अब जान लेते हैं। तो विटामिन ई जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम या फिर साइंटिफिक नाम अगर आपसे पूछा जाता है, तो इसका हो जाएगा टोकोफेरॉल। इसे हम टोकोफेरॉल से के नाम से भी जानते हैं। इसके स्रोत क्या हो जाएँगे? अगर हम विटामिन ई के स्रोत आपसे पूछते हैं, तो विटामिन ई के जो मुख्य स्रोत होते हैं, वो अंडे हो जाएँगे यानी एग्स, साथ ही साथ सोयाबीन्स जो होती हैं और जो बादाम होता है या काजू। ये सभी विटामिन ई के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं। यानी सोयाबीन में यह काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही साथ अंडों में भी ये विटामिन प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहता है। विटामिन ई जो होता है इसकी कमी से होने वाले 2 मुख्य रोग कौन से हो जाएँगे अगर आपसे पूछा जाता है, तो इसकी कमी से पैरालिसिस रोग हो जाता है जिसे हम हिंदी में लकवा कहते हैं। यानी इस बीमारी में आपका जो न्यूरो सिस्टम है, वह फ़ेल हो जाता है। न्यूरो कह लें या फिर जो आपकी कोशिकाएँ होती हैं, वो उनमें रक्त प्रवाह नहीं हो पाता, जिसे हम लकवा कहते हैं या फिर इंग्लिश में इसे पैरालिसिस कहा जाता है। और इसी के साथ-साथ आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता देते हैं कि विटामिन ई की कमी से स्टर्लिटी रोग भी हो जाता है, यानी इसे हम बांझपन रोग भी कहते हैं। ठीक है? आइए
अगले विटामिन के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो अगला हो जाएगा विटामिन के। अगला आता है विटामिन के। इसका अगर आपसे साइंटिफिक नेम या फिर वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो उसे हम फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, विटामिन के का अगर वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाएगा तो फिलोक्विनोन हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर इसके स्रोत हम जान लेते हैं। तो विटामिन सी के जो स्रोत होते हैं वह हरी पत्तेदार सब्जियां हो जाएंगी और अंडे हो जाएंगे, साथ ही साथ पनीर, यानी पनीर जो होता है, चीज जिसे हम कहते हैं, वह विटामिन के का एक बेहतरीन स्रोत होता है। ठीक है, विटामिन के इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन के आप सभी लोग जानते हैं कि जैसा कि मैंने बताया, यह भी हमारे शरीर में ही संश्लेषित कर लिया जाता है। यानी विटामिन के अगर हम बाहर से नहीं भी, यानी भोजन के द्वारा नहीं भी ग्रहण करते हैं, तब भी हमें इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह हमारे शरीर के द्वारा खुद से भी बनाया जा सकता है। ठीक है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन के का कार्य जो होता है वो रक्त का थक्का, यानी ब्लड क्लॉटिंग में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जैसा कि अगर आप लोग कहीं पर कट जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि कोशिकाओं के द्वारा या फिर इन फाइब्रिनोजन प्रोटीन और विटामिन के आदि के द्वारा रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कर ली जाती है। अगर विटामिन के की कमी आपको हो जाएगी तो जो ब्लड बह रहा होगा उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी रक्त का थक्का नहीं जमेगा और आपका जो रक्त होता है या फिर जो ब्लड होता है वह बहता ही रहेगा। और अगर आपका सारा रक्त, यानी अगर ज्यादा से ज्यादा रक्त बह जाएगा या ज्यादा से ज्यादा ब्लड बह जाता है तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए विटामिन के जो होता है वो हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आइए जानते हैं कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा। तो विटामिन के की कमी से होने वाला जो रोग हो जाता है वह होता है रक्तस्राव, या इसे हम कहते हैं हीमो हीमोरेज। ठीक है, यानी ये जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अगला हो जाएगा आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन बी। आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन बी जो होता है उसमें B1, B2, B3 कई सारे विटामिन होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक इस वाली क्लास में विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स के रूप में एक साथ पढ़े ले रहे हैं कि B1, B2 को अलग अलग अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ये अगले वाले वीडियो में हम इसे अलग अलग करके पढ़ लेंगे। यहाँ पर इसे हम ब्रीफ या ब्रीफ तरीके से, यानी समरी टाइप में इसकी विटामिन बी की पढ़े ले रहे हैं या इसको बारे में यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो विटामिन बी वन जो होता है, विटामिन बी वन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो हो जाएगा थायमीन, और इसकी कमी से होने वाला जो रोग हो जाएगा वो हो जाएगा बेरी बेरी। ठीक है, फिर आते हैं विटामिन बी टू। तो इस विटामिन बी टू का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो चिलोसिस रोग हो जाता है। फिर आता है आपका विटामिन बी थ्री। तो विटामिन बी थ्री का जो साइंटिफिक नेम होगा वो होता है नियासिन। ये काफी बार पूछा भी जाता है कि विटामिन बी थ्री का वैज्ञानिक नाम या फिर साइंटिफिक नेम इसका क्या है। तो विटामिन बी थ्री का साइंटिफिक नेम नियासिन होगा और इसकी कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा होता है। फिर आता है आपका विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फोर कुछ नहीं होता, विटामिन बी फाइव आता है इसके बाद, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंटोथेनिक एसिड होता है और इसकी कमी से होने वाला रोग डर्मेटिस होता है। फिर आता है आपका बी सिक्स विटामिन। विटामिन बी सिक्स का जो वैज्ञानिक नाम या फिर साइंटिफिक नेम हो जाएगा वो हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है, यानी हमारी प्रतिरक्षण क्षमता जो होती है वो वीक हो जाती है या फिर कमजोर हो जाती है। ठीक है, फिर आता है आपका बी सेवन। विटामिन बी सेवन का जो साइंटिफिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा बायोटिन, और इसके कारण पैरास्टेसिस रोग हो जाता है जिसे हम झुनझुनी कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में आप सभी लोग जान देखे होंगे, अगर हम एक तरफ को ज्यादा लोड देकर बैठ जाते हैं तो पैर वगैरह झंझनाने लगता है हमारा। कुछ समय अगर हम एक तरफ
जोर डाल के बैठ जाते हैं या उस पे दबाव दें। तो उसी को हम विटामिन अगर वह ज़्यादा होने लगे तो आप में विटामिन बी7 की कमी होगी, ठीक है? फिर आता है अगला बी9 यानी विटामिन बी9 इसको हम फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है यानी रक्त अल्पता रोग हो जाता है, ठीक? फिर आता है आपका विटामिन बी12 जिसे हम कोबालामिन के नाम से भी जानते हैं और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो हो जाता है ग्लॉसिटिस जो हमारी ज़बान होती है उसमें सूजन आ जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और ये थे हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साइंटिफिक नेम और उनसे होने वाली बीमारियाँ। यानी हर एक विटामिन के बारे में यहाँ पर हमने बता दिया है जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका स्रोत क्या है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी जो होता है इसका जो मुख्य स्रोत होते हैं वो होते हैं ग्रेन्स यानी अनाज जैसे गेहूँ, मक्का, चावल आदि और इसी के साथ-साथ जो नट्स हैं यानी जो मेवा आदि आते हैं वो सभी इसका एक बेहतरीन स्रोत होते हैं, ठीक है? फिर आते हैं तो ये था आज का आपका सेशन जो कि विटामिन से रिलेटेड था। यह हमारे एग्ज़ाम के साथ-साथ हमारे शरीर की जो हेल्थ होती है या जो हमारी बॉडी की हेल्थ है, उससे भी रिलेटेड था, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह हमारे लिए। तो आप सभी लोग हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।